आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। प्रीवियस चैप्टर में हमने देखा कि किस तरह फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से बहुत सारी कंट्रीज़ में बदलाव आने लगे, लेकिन सोसाइटी में आ रहे बदलावों को हर किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया और सोसाइटी 3 डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड हो गई, ठीक वैसे ही जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय। इन ग्रुप्स का नाम था द कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स एंड द रेडिकल्स। इस चैप्टर में हम समझेंगे कैसे लिबरल्स रेडिकल्स ने सोशलिस्ट के साथ मिलकर यूरोप में सोशलिज्म का आइडिया पॉपुलर किया। रशियन रेवोल्यूशन में हम सबसे पहले रशियन एम्पायर की बात करेंगे, उसके बाद फरवरी और अक्टूबर रेवोल्यूशन के बारे में बात करेंगे कि कैसे फरवरी रेवोल्यूशन की वजह से मोनार्की सिस्टम ख़त्म हुआ और अक्टूबर रेवोल्यूशन की वजह से रशिया में सोशलिस्ट गवर्नमेंट इस्टेब्लिश हुई। इस चैप्टर में हम कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ और उनके लीडर्स की बात करेंगे, जैसे सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी। इसमें हम बोल्शेविक और मोल्शेविक ग्रुप को डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इसे और भी ईजी बनाने के लिए हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब तक हमने देखा इंट्रोडक्शन, उसके बाद हम चलते हैं अपने पहले टॉपिक की ओर, जो कि है द एज ऑफ सोशल चेंज। इस टॉपिक में हमें देखना है कैसे सोसाइटी में आ रहे चेंजेस की वजह से यूरोप के लोग 3 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए, जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन के समय क्लर्जी, नोबिलिटी और मर्चेंट। यहाँ इन ग्रुप्स का नाम कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और द रेडिकल्स था। सबसे पहले बात करेंगे कंजर्वेटिव्स के बारे में। कंजर्वेटिव्स में वो लोग आते थे जिन्होंने पहले सोसाइटी में आए चेंजेस को अपोज किया और धीरे धीरे ये रियलाइज़ किया कि चेंजेस तो आने चाहिए बट धीरे धीरे, जिससे हर कोई उन चेंजेस को ईजिली एक्सेप्ट कर सके। वहीं बात करें लिबरल्स की, तो लिबरल्स वो लोग थे जो चाहते हैं कि एक ऐसा नेशन बिल्ट हो जहां सभी रिलीजन की रिस्पेक्ट हो, एक पार्लियामेंट इलेक्ट हो, और ये लोग मोनार्की सिस्टम के भी खिलाफ थे। लेकिन ये लिबरल्स वुमेंस को वोटिंग राइट्स नहीं देना चाहते थे और इनका मानना था कि वोटिंग राइट्स सिर्फ उन्हीं मेंस को दिए जाने चाहिए जिनके पास प्रॉपर्टी हो। इसीलिए हम कह सकते हैं ये लोग यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में बिलीव नहीं करते थे। वहीं बात करते हैं रेडिकल्स की। रेडिकल्स में वो लोग आते हैं जो चाहते हैं कि एक ऐसा नेशन इस्टेब्लिश हो जिसे कंट्री की मेजॉरिटी ने चुना हो। ये लोग वुमेन को वोटिंग राइट्स देने के पक्ष में थे, मगर रेडिकल्स बिग लैंडलॉर्ड्स और फैक्ट्री ओनर्स को कोई प्रिविलेजेस नहीं देना चाहते थे। ये लोग बिलीव करते थे कि प्राइवेट प्रॉपर्टी के राइट में कोई बुराई नहीं है, बट ये राइट सबके पास होने चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर, इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और रेलवेज़ की एक्सपेंशन की मदद से न्यू सिटीज़ और फैक्ट्रीज़ इस्टेब्लिश होने लगी। मैन, विमेन और यहाँ तक कि चिल्ड्रंस ने यहाँ आकर काम करना शुरू कर दिया। लेकिन अब कुछ नई परेशानियाँ आने लगीं, जैसे हाउसिंग, सैनिटेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे सॉल्व करने के लिए लिबरल्स और रेडिकल्स ने आगे आना शुरू कर दिया। लिबरल्स और रेडिकल्स के पास अपनी प्रॉपर्टी और फैक्ट्रीज़ थी। उन्होंने सोचा क्यों ना कुछ लोगों को यहाँ एम्प्लॉयमेंट दिया जाए और साथ ही उन्हें फैसिलिटीज़ दी जाएं जिससे वो सभी और अच्छे से काम कर सकें। इस आइडिया को नेशनलिस्ट के साथ साथ पूरी सोसाइटी ने सपोर्ट किया। मोनार्की सिस्टम भी अब ख़त्म होने की कगार पर था। एक इटालियन नेशनलिस्ट जिनका नाम गुसेपी मज़ीनी था, उन्होंने अपने आर्टिकल्स की मदद से नेशनलिज्म का आइडिया पॉपुलर किया। हमारा अगला टॉपिक है द कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। अब मिड 90s में लोगों के बीच सोसाइटी में आ रहे बदलावों की चर्चा होने लगी। अब लोग सोचने लगे थे कि कैसे सभी को इक्वल राइट्स मिल सकते हैं। कुछ टाइम के बाद सोशलिस्ट ने प्राइवेट प्रॉपर्टी के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई। इनके मुताबिक एक इंडस्ट्री को प्रोडक्टिव बनाने में सबसे ज़्यादा हाथ वर्कर का होता है, फिर भी सारे प्रॉफिट सिर्फ ओनर्स को मिलते हैं, ऐसा क्यों? इसीलिए सोशलिस्ट ने कलेक्टिव सोशल इंटरेस्ट की बात की, जिसके मुताबिक एक प्रॉपर्टी को कंट्रोल करने का राइट एक सोसाइटी के पास होना चाहिए, एक इंडिविजुअल के पास नहीं। अब बात आती है ऐसी सोशलिस्ट सोसाइटी को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाए। इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बहुत से सोशलिस्ट ने अपने अपने ओपिनियन दिए, जिसमें पहले हैं रॉबर्ट ओवेन। ये एक इंग्लिश मैन्युफैक्चरर थे। इन्होंने कोऑपरेटिव कम्युनिटी बनाने का सजेशन दिया और इंडियाना में एक कोऑपरेटिव कम्युनिटी न्यू हार्मनी बनाने का सोचा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुत से सोशलिस्ट का मानना था कि कोऑपरेटिव कम्युनिटी गवर्नमेंट की मदद से ही इस्टेब्लिश होनी चाहिए। एक और सोशलिस्ट थे जिनका नाम था लुइस ब्लैंक।
इनके हिसाब से कैपिटलिस्ट को रिप्लेस कर देना चाहिए कोऑपरेटिव से। अब यहाँ बात आती है कोऑपरेटिव्स का क्या काम होगा। तो कोऑपरेटिव का काम होगा एक एसोसिएशन बनाना जिसके हिसाब से जिसने जितना काम किया है उसे उतना ही प्रॉफिट दिया जाएगा। बात करते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की। इन्होंने भी बहुत से सुझाव दिए। कार्ल मार्क्स ने कहा कि वर्कर्स की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए सोसाइटी से कैपिटलिज्म और प्राइवेट प्रॉपर्टी के रूल को हटाना होगा। बात की जाए कैपिटलिस्ट की तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट किया है। कार्ल मार्क्स ने कम्युनिस्ट सोसाइटी को सपोर्ट किया। इस आइडिया को और भी पॉपुलर किया सेकेंड इंटरनेशनल नाम की ऑर्गेनाइजेशन ने। जर्मनी और इंग्लैंड में वर्कर्स ने एसोसिएशन बनाई और वोटिंग राइट्स लेने के लिए वर्किंग आवर्स को कम करने के लिए इन्होंने लड़ना भी शुरू कर दिया। कुछ समय बाद एसोसिएशन ने जर्मनी में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ काम किया और पार्लियामेंट्री इलेक्शंस भी जीत लिए। 1905 में लेबर पार्टी इस्टेब्लिश की गई ब्रिटेन में और सोशलिस्ट पार्टी इस्टेब्लिश की गई फ्रांस में। इतने एफर्ट्स के बाद भी यूरोप में गवर्नमेंट इस्टेब्लिश नहीं हो पाई। अभी भी सोसाइटी को कंजर्वेटिव्स, लिबरल्स और रेडिकल्स ही लीड कर रहे थे। अब चलते हैं रशियन रेवोल्यूशन की ओर। रशियन रेवोल्यूशन की बात फरवरी रेवोल्यूशन और अक्टूबर रेवोल्यूशन के जिक्र के बिना अधूरी है, लेकिन इन दोनों को समझने से पहले हम देखेंगे कि रशिया में सोशल और पॉलिटिकल लाइफ कैसी होने लगी। तो शुरुआत करते हैं द रशियन एम्पायर इन 1914 से। 1774 में जैसे फ्रांस में बर्बन फैमिली का रूल था, उसी तरह 1914 में रशिया में रोमानो फैमिली रूल करती थी। ज़ार निकोलस सेकंड इस समय रशिया में राज करने लगे। रशिया में मॉस्को ही नहीं बल्कि फिनलैंड, एस्टोनिया, यूक्रेन और पार्ट्स ऑफ पोलैंड भी आने लगे। इनफैक्ट रशिया की बाउंड्री पैसिफिक और सेंट्रल एशिया तक फैली हुई थी। बहुत सारे रिलीजियंस भी आने लगे रशिया में, जैसे कैथोलिक्स, प्रोटेस्टेंट्स, मुस्लिम्स और बुद्धिस्ट, और इन सब में सबसे ज़्यादा फॉलो किया जाता था रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को। इस बेसिक ओवरव्यू के बाद अब डिटेल में रशियन रेवोल्यूशन को जानते हैं। तो शुरू करते हैं इकोनॉमी एंड सोसाइटी से। जहां जर्मनी और फ्रांस जैसी यूरोपियन कंट्रीज़ में 40 से 50% लोग एग्रीकल्चर का काम करते थे, वहीं रशिया में 85% लोग एग्रीकल्चर का काम करने लगे, जिससे रशिया फूड ग्रेन्स का सबसे मेजर एक्सपोर्टर बन गया। इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग बिग फैक्ट्री के लिए बहुत फेमस होने लगे। सारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ क्राफ्ट्स वर्कशॉप के आसपास ही बनने लगीं। रेलवेज़ की मदद से रशिया में इंडस्ट्रीज़ और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगा, जिसकी वजह से कोल, आयरन और स्टील की प्रोडक्शन बहुत बढ़ने लगी। प्रोडक्शन भी ज़्यादातर क्राफ्ट्समैन ही हैंडल किया करते थे। ज़्यादातर फैक्ट्रीज़ प्राइवेटली ओन्ड थीं, बट गवर्नमेंट अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती थी कि वर्कर्स के वर्किंग आवर्स कम हो सके और उनकी वेजेस को पूरी तरह प्रोटेक्ट किया जाए। वर्कर्स की हालत तो फिर भी सही थी, लेकिन अगर हम बात करें क्राफ्ट्समैन यूनिट की, उनके वर्किंग आवर्स फैक्ट्री वर्कर्स की कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा थे। यहाँ तक कि कई बार उन्हें डोरमेट्रीज़ में सोना पड़ता था। इस सब के चलते इन वर्कर्स ने खुद को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया, सोशल ग्रुप्स और स्किल्स के बेसिस पर। उस समय मेटल वर्कर्स खुद को सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मानने लगे, क्योंकि मेटल वर्कर्स को ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती थी और ज़्यादा स्किल्स की भी। इन वर्कर्स ने मिलकर एक एसोसिएशन बना लिया, जिससे किसी को ज़रूरत पड़ने पर वो एसोसिएशन की मदद ले सके। टोटल वर्कर्स में से 31% अब वुमेन की पॉपुलेशन थी, लेकिन विमेंस को मेंस के मुकाबले वेजेस कम दिए जाते थे। लेकिन जब भी बात आती थी स्ट्राइक्स की, तो सभी कैटेगरी से हटकर एक साथ इकट्ठे हो जाते थे। 1896 में और 1902 में स्ट्राइक्स बहुत बढ़ने लगी थी, खासकर टेक्सटाइल और मेटल इंडस्ट्री में। बात करते हैं कंट्री साइड की, तो यहाँ पर ज़्यादातर प्रॉपर्टी मोनार्क, नोबिलिटी और चर्च के पास ही होती थी। लेकिन जब बात आती है काम करने की, तो ज़्यादातर लैंड को कल्टीवेट पीजेंट्स ही किया करते थे। इसीलिए वर्कर्स की तरह पीजेंट्स ने भी खुद को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर लिया। पीजेंट्स नोबिलिटीज़ से बहुत नफरत करने लगे। रशिया के सभी पीजेंट्स नोबिलिटीज़ के लैंड को हड़पना चाहते थे।
इन लोगों ने रेंट पे करने से मना कर दिया और अब ये लोग लैंडलॉर्ड्स के मर्डर भी करने लगे। 1902 में साउथ रशिया में ये प्रॉब्लम बहुत बढ़ने लगी। सिचुएशन अब बहुत ख़राब थी। यहाँ पर भी बात ख़त्म नहीं हुई। पीजेंट्स ने अब आपस में लैंड को डिवाइड करना शुरू कर दिया पीरियोडिकली और इसी की वजह से लोगों में सोशलिज्म की भावना जागने लगी। हमारा अगला टॉपिक है सोशलिज्म इन रशिया। अब बात करते हैं सोशलिज्म इन रशिया के बारे में। 1914 से पहले रशिया में सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को इलीगल माना जाता था। 1898 में कार्ल मार्क्स की आइडिया से इंस्पायर होकर द रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्कर्स पार्टी बनाई गई और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से इस पार्टी ने इलीगल तरह से ऑपरेट करना शुरू कर दिया। न्यूज़पेपर और आर्टिकल की मदद से इस पार्टी ने सोशलिज्म के आइडिया को पॉपुलर किया। कुछ ही समय बाद रशियन सोशलिस्ट ने नोटिस किया कि पीजेंट्स का पीरियोडिकली आपस में लैंड को डिवाइड करने का आइडिया उन्हें नेचुरल सोशलिस्ट बनाता है। इसीलिए वर्कर्स की वजह से नहीं बल्कि पीजेंट्स की मदद से रशिया को सोशलिस्ट बनाया जा सकता है। 1900 में एक सोशलिस्ट रेवोल्यूशनरी पार्टी बनाई गई। इस पार्टी का सिर्फ एक ही मोटिव था, पीजेंट्स को लैंड प्रोवाइड कराना। इस आइडिया को अपोज किया सोशल डेमोक्रेट्स ने। सोशल डेमोक्रेट्स का कहना था कि पीजेंट्स में भी फर्दर कैटेगरीज हैं, कुछ पीजेंट्स पुअर हैं वहीं कुछ पीजेंट्स रिच हैं, इसीलिए नोबल्स की लैंड सभी पीजेंट्स में इक्वली बांटने का आइडिया ठीक नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों इस पार्टी को भी दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, बोल्शेविक और मेंशेविक। व्लादिमीर लेनिन बोल्शेविक ग्रुप को लीड करने लगे। इनके मुताबिक कंप्लीट फ्रीडम नहीं होनी चाहिए। इनके मुताबिक इस ग्रुप में बहुत ही स्पेसिफिक और डिसिप्लिन्ड लोगों को आना चाहिए। वहीं बात करें मेंशेविक ग्रुप की तो जिसका भी मन हो वो इस ग्रुप को ईजिली ज्वाइन कर सकता था। अब बात करते हैं 1905 के रेवोल्यूशन के बारे में। लिबरल्स रशिया में पूरी तरह मोनार्की को हटाना चाहते थे। अब सोशल डेमोक्रेट्स और सोशल रेवोल्यूशनरी ने वर्कर्स और पीजेंट्स की मदद से रशिया में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात की। इस आइडिया को पोलैंड के कुछ नेशनलिस्ट ने भी सपोर्ट किया। 1904 रशिया के लिए बहुत बुरा रहा। समय फूड के प्राइसेस बहुत बढ़ गए और इनकम 20% तक कम हो गई थी। इसकी वजह से वर्कर्स का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल होने लगा। कुछ ही समय बाद 4 वर्कर्स असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स ज्वाइन करने के लिए एक फैक्ट्री थी पुटिलोव, जहां से निकाल दिए गए, जिसके बाद सभी वर्कर्स ने सेंट पीटर्सबर्ग पर स्ट्राइक डिक्लेयर कर दी। इस स्ट्राइक में 110,000 पीपल्स ने हिस्सा लिया। इस स्ट्राइक में वर्कर्स ने अपने वर्किंग आवर्स को कम करने, वेजेस को बढ़ाने के लिए बात की और अपनी वर्किंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने का हक मांगा। इस स्ट्राइक को फादर गैपोन लीड करने लगे। थोड़े ही समय में ये स्ट्राइक विंटर पैलेस तक जा पहुंची, जहां पर पुलिस ने अटैक करना शुरू कर दिया। विंटर पैलेस वही जगह है जहां रशिया के मोनार्क्स मतलब रॉयल फैमिली रहा करती थी। जैसे ही पुलिस ने इन लोगों पर अटैक करना शुरू किया, 100 से भी ज़्यादा लोग मारे गए और 300 से भी ज़्यादा वर्कर्स घायल हो गए। इसीलिए 1905 के रेवोल्यूशन को ब्लडी संडे के नाम से भी जाना जाता है। इस रेवोल्यूशन के बाद पूरे रशिया में स्ट्राइक्स बढ़ने लगे और स्टूडेंट्स यूनियन ने भी सामने आना शुरू कर दिया। अब लॉयर्स, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स ने मिलकर यूनियन ऑफ यूनियंस बनाना शुरू कर दिया। सभी ने कॉन्स्टिट्यूशन की आइडिया को पूरी तरह सपोर्ट किया। इस सिचुएशन को देखते हुए ज़ार निकोलस सेकंड ने कंसल्टेटिव पार्लियामेंट्स इलेक्ट करने का फैसला लिया और इसका नाम रखा गया डूमा। फर्स्ट डूमा को 25 डेज़ के अंदर ही ख़त्म कर दिया गया और सेकंड डूमा इलेक्ट की गई 2 मंथ के बाद। ज़ार निकोलस सेकंड की पावर कम ना हो, इसीलिए थर्ड डूमा में कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को इलेक्ट किया गया। लिबरल्स और रेवोल्यूशनरीज को तो राइट दिए ही नहीं गए। अब बात करेंगे द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द रशियन एम्पायर के बारे में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 2 यूरोपियन अलायंस के बीच में शुरू हुआ। पहली अलायंस में जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और टर्की आते हैं। इनको हम सेंट्रल पावर्स भी कहते हैं। दूसरे अलायंस में फ्रांस, ब्रिटेन और रशिया आते हैं।
इनको हम एलीट पावर के नाम से भी जानते हैं। स्टार्टिंग में रशिया के लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बहुत सपोर्ट किया, लेकिन जैसे जैसे रशिया में बुरे बदलाव आने लगे, लोगों ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को सपोर्ट करना कम कर दिया। ज़ार निकोलस सेकंड ने डूमा की बात मानने से तो बिल्कुल इनकार कर ही दिया था। यहाँ तक कि अब रशियन सोसाइटी में एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स डेवलप होने लगे, जिसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग एक नाम को पेट्रोग्रेड के नाम से बदल दिया गया। 1914 से 1916 के बीच रशिया, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया से बहुत बुरी तरह हार गया। इसकी वजह से रशियन सोसाइटी में बहुत सारे बुरे बदलाव आए। लगभग 7 मिलियन लोग मारे गए और लगभग 3 मिलियन लोगों ने अब रशिया में रहना शुरू कर दिया। इस सिचुएशन को देखते हुए अब रशियन सोल्जर्स ने भी वॉर में लड़ाई करने से मना कर दिया। इंडस्ट्रीज़ पर भी बहुत बुरा असर पड़ा, यहाँ तक कि जर्मनी ने रशिया में रॉ मटेरियल की सप्लाई तक बंद करा दी थी। 1916 में रेलवेज़ ने भी अब टूटना शुरू कर दिया। वर्कर्स की भी कमी होने लगी, क्योंकि सभी फिज़िकली फिट रशियंस को वॉर में लड़ाई करने के लिए बुला लिया जाता था। आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। आगे और भी ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।